दीवानापन एपिसोड 158। अब आगे प्लीज साहब छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज साहब प्लीज छोड़ दीजिए। वो आदमी लगातार रिधान के सामने गिड़गिड़ा रहा था, जैसे रिधान के अंदर कोई इंसानियत ना बची हो। उसने गुस्से के साथ उस आदमी के सर को पकड़ा और उसे दीवार पर धम्म से लड़ाते हुए बोला, ये सब कुछ तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। आखिर मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में किस चीज की कमी की थी? तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छे पैसे दे रहा था, तुम्हें अच्छे पैसे मिला रहा था, लेकिन तुमने मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिधान सूर्यवंशी सब कुछ बर्दाश्त करेगा पर धोखेबाजी नहीं। इसी के साथ रिधान ने अपनी गन निकाली और उसे सीढ़ियों से इंसान के सिर पर पॉइंट कर दिया। वो रिधान के कदमों में तुरंत गिर पड़ा और जोर जोर से रोते हुए बोला, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, आपके तो बीवी बच्चे होंगे ना, अगर आपके साथ कोई ऐसा। लेकिन इसके आगे अभी वो कुछ कह पाता उससे पहले ही रिधान ने उस इंसान के सिर पर अपने जूते को कसकर मसल दिया और बोला, मैं कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करता। मैं जो करता हूँ सामने मुंह पर करता हूँ, धोखेबाजी करने की आदत नहीं है। इसी के साथ उस इंसान के सिर पर रिधान ने गोली आर पार कर दी और वो इंसान वहीं दर्द में तड़पते हुए मर गया। उसके खून के छिटे रिधान के मुंह पर आए, लेकिन उसने उसे बहुत ही बेरहमी के साथ साफ करते हुए कहा, तुम जैसे इंसान की यही सजा होती है। ये कहते हुए उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, असिस्टेंट। असिस्टेंट तुरंत हड़बड़ी के साथ अंदर आया। रिधान अपनी चेयर पर वापस से लीन होकर बैठते हुए बोला, इस कचरे को साफ करो। असिस्टेंट ने तुरंत अपना सर हिला दिया। वो उसे घसीटते हुए बाहर लेकर चला गया और कुछ ही देर में क्लीनर वहां पर आए और जमीन पर बिखरे खून को साफ करने लगे। रिधान अब वापस से अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी केबिन का दरवाजा खुला और मानिक अंदर आते हुए बोला, रिधान मैं तुम्हें कॉल। लेकिन इसके आगे अभी मानिक कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े खून पर गई और उन वर्क्स पर गई जो उसे साफ कर रहे थे। खून को देखते ही मानिक की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत हैरानी के साथ बोला, ये सब कुछ क्या है? रिधान ने सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो, पहले मुझे ये बताओ। लेकिन मानिक ने गुस्से के साथ कहा, रिधान तुमने फिर से मर्डर किया। रिधान आखिर तुम कब सुधरोगे? तुम्हें अगर किसी इंसान को सजा देनी है तो क्या तुम उसका खून करके उन्हें सजा दोगे? ये सुनकर रिधान ने बोरियत के साथ कहा, क्या कोई और बात है जो तुम कह सकते हो? मानिक ने दांत पीसते हुए कहा, रिधान मुझे लगता है कि तुम्हें आप बदल जाना चाहिए, तुम अब बीवी वाले हो चुके हो। ये सुनकर रिधान गुस्से के साथ बोला, कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि अगर इंसान के पास बीवी आ जाए तो वो अपने पुराने नेचर को बदल दे? मैं आज भी वही रिधान सूर्यवंशी हूँ। अगर कोई मुझे धोखा देगा तो मैं उसे इसी तरह से मार डालूंगा। तभी असिस्टेंट अंदर आते हुए हिचकिचाते बोला, सर उसके बीवी बच्चों का क्या करना है? रिधान ने गुस्से के साथ कहा, जो मैंने इसके साथ किया है वही उसके साथ भी करो। ये सुनते ही असिस्टेंट अपना सर हिलाया। उसे पता था कि रिधान भड़का था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। वो जाने लगा, लेकिन तभी मानिक गुस्से के साथ बोला, रुक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बीवी बच्चों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। ये सुनते ही असिस्टेंट रुक गया तो रिधान गुस्से के साथ बोला, तुम मुझे नहीं सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं? तुम मेरे काम में दाखिला अंदाजी ही नहीं दे सकते। मानिक ने गुस्से के साथ कहा, रिधान तुम अपने गुस्से में पागल हो जाते हो, तुम्हें एहसास भी नहीं होता तुम किसी बेगुनाह को सजा देने जा रहे हो। रिधान दांत पीसते हुए बोला, क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता कि वो बेगुनाह है। शायद तुम भूल रहे हो, उस इंसान के अंदर वही खून दौड़ रहा है जिसका खून अभी अभी मैंने किया है। ये सुनकर मानिक ने गहरी सांस लिया और उसे समझाते हुए बोला, देखो रिधान मैं समझता हूँ, तुम्हें जब भी कोई धोखा देता है तो तुम पूरे पागल हो जाते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके बीवी बच्चों को मारना चाहिए। उन्हें एक मौका देना चाहिए, आखिर वो एक तरह से निर्दोष है। तभी रिधान जोर जोर से हंसने लगा। मानिक को पता था कि रिधान उसकी बात नहीं सुनने वाला, लेकिन उसने फिर से कोशिश करते हुए कहा, रिधान प्लीज मेरी बात सुनो, निर्दोष को सजा मत दो। तभी रिधान ने हंसते हुए कहा, मुझे निर्दोष को सजा देने में ही तो मजा आता है और ये तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन शायद तुम भूल चुके हो, तुम्हें यह एहसास नहीं है कि मैं पहले कैसे था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई और वो लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है तो मैं बदल जाऊंगा? ये सुनकर मानिक ने उदासी के साथ कहा, सच कहूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम बदल गए होंगे। जन्नत ने तुम्हें सुधार दिया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जन्नत तुम्हें कभी सुधर ही नहीं सकती।
तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम आज भी उसी तरह निर्दय हो जो निर्दोष को भी आसानी से मार डालता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, निर्दोष की बदुआ काफी ज्यादा लगती है। अगर उन्होंने तुम्हें बददुआ दिया तो तुम सोच नहीं सकते क्या होगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम दुआ बददुआ पर यकीन नहीं रखते, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है किसी की बददुआएं कितने बुरे तरीके से लगते हैं। इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है, वो तड़प होता है। ये सारी बातें सुनकर रिधान ने हंसते हुए कहा, क्या और कुछ कहना है या फिर तुमने बकवास कर ली? वैसे अगर बकवास कर लिया तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। तभी मानिक ने गुस्से के साथ कहा, मैं यहाँ तुमसे कुछ बताने आया था, पर तुमने जो किया उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ बताने लायक बचा हूँ। ये सुनकर रिधान ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, ऐसा क्या बताने वाले थे तुम? इसके जवाब में मानिक असिस्टेंट को देखते हुए बोला, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, उनको छोड़ दो, वो निर्दोष है। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, जैसा आप कहें। तभी रिधान गुस्से से बोला, तुम मेरे असिस्टेंट हो या इसके? असिस्टेंट फिर से खामोश हो गया। तभी मानिक ने कहा, रिधान मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब मैं तुम्हें निर्दोष को सजा नहीं देने दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे किसी भी किए गए गलत काम का असर जन्नत के ऊपर पड़े, क्योंकि अब तुम और जन्नत दोनों ही एक हो चुके हो और शायद कुछ वक्त में तुम दोनों की फैमिली भी आगे बढ़ जाएगी। भगवान न करे अगर कुछ भी गलत हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर रिधान गुस्से के साथ बोला, उसको कुछ नहीं होगा और ना ही मुझे कुछ होने वाला है। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है और हमेशा एक साथ रहने वाले हैं। किसी की दुआ या बद्दुआ हमें अलग नहीं कर पाएगी। और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतने वक्त से गायब कहाँ थे और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मानिक गुस्से के साथ बोला, मैं कुछ वक्त के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, यही तुमसे बताने के लिए आया था, पर शायद अब तुम कुछ भी सुनने लायक ही नहीं। ये सुनकर रिधान ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे कुछ सुनाओ भी मत और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये कहकर वो फिर से अपना काम करने लगा तो मानिक गुस्से से वहां से चला गया। इधर असिस्टेंट उसके जाने के बाद रिधान से हिचकिचाते हुए बोला, सर क्या करना है, क्या उन्हें मार डालना है? रिधान ये सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाया और गहरी सांस लेकर बोला, नहीं उन्हें छोड़ दो, और हाँ उन्हें कुछ पैसे भी दे देना और कह देना कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं चले जाए, क्योंकि अगर वो मेरी नज़रों के सामने आएंगे तो मुझे उस इंसान की धोखेबाजी याद आएगी और मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही अब असिस्टेंट के चेहरे पर थोड़ा सा रिलीफ आया, क्योंकि उसे खुद भी एक निर्दोष को मारना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो रिधान के आगे कुछ भी नहीं कह सकता था। पर वो तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोला, जैसा आप कहे, जिसके बाद वो वहां से चला गया। इधर आशी इस वक्त अपने कमरे में थी। वो स्माइल के साथ इस वक्त फ़ोन में ऑनलाइन बेबीज के लिए शॉपिंग करना शुरू कर चुकी थी। उसने अब तक कई सारी चीज़ों को ऑर्डर भी कर दिया था, जैसे कि कपड़े, ट्रेडर्स, टॉयज और भी पता नहीं क्या क्या। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जो कि बुआ बनने की चमक थी। पर तभी कोई उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? फ़ोन में आखिर ऐसा क्या कर रही हो जिससे कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे पा रही? अचानक से सारांश की आवाज़ से आशी चौंक गई और तुरंत गुस्से से बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो। सारांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले मुझे बताओ तुम किसी से चैटिंग कर रही थी? ये कहकर उसने उसके फ़ोन को जब देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी खानदान में कोई बच्चा है जिसके लिए तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत पड़ गई हो। ये सुनकर आशी उससे अपना फ़ोन लिया और बोली, तुम्हें से मतलब नहीं होना चाहिए और तुम बेवजह मेरे कमरे में क्यों आ जाते हो? जाओ यहाँ से। ये कहकर वो फिर से शॉपिंग करने लगी तो सारांश गुस्से से बोला, देखो तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, पहले मेरी बातों का जवाब दो। जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी ये बात सुनकर आशी ने गुस्से के साथ कहा, क्या जवाब चाहिए तुमको? सारांश ने कहा, तुम बच्चों के लिए शॉपिंग क्यों कर रही हो? ये सुनकर आशी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ इसलिए। ये सुनते ही सारांश की आंखें बड़ी हो गई और वो दूसरी पल शौक होकर बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम माँ बनने वाली हो? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मुझे पता तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम सीरियस कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर ये सच है तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ा और आशी को अपने गोद में उठाकर इधर से उधर घुमाने लगा।
आशी को यकीन नहीं हुआ कि सारांश उसके इस झूठ पर इस तरह से पागलों की तरह खुश हो गया था। उसने तुरंत घबराते हुए कहा, सारांश मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन सारांश खुशी के साथ बोला, मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं डैडी बनने वाला हूँ, हमारे बच्चे आएंगे जो मुझे प्यार से डैडी बुलाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करूँगा। चलो हम कल ही कोर्ट मैरिज करते हैं। ये सुनते ही आशी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत जोर से चिल्लाकर बोली, क्या तुम पागल हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। जैसे ही उसने ये बात बोली अचानक से सारांश के भाव बदल गए और उसके हाथ से आशी एकदम से छूट गई। आशी सीधे फ्लोर पर जा गिरी। उसने दर्द में चिल्लाते हुए अपने कमर को पकड़ लिया। आह मम्मा, मार डाला मुझको। इस सन की इंसान ने, मम्मा आपकी बेटी की कमर गई आज तो। ये कहते हुए ऐसी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो वही उसके चिल्लाने से सारांश अपने होश में आया। होश में आते ही वो तुरंत उसे हड़बड़ी के साथ पकड़ते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे चोट लग जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, बस सच में एक पल के लिए बहुत शौक हो गया था। तू मुझसे मजाक कर रही हो ना? तुम प्रेग्नेंट हो राइट? तुम सच में मेरे बच्चे की मम्मा बनने वाली हो? देखो प्लीज झूठ मत बोलो, मैं सच में तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज 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 कह दो कि ये झूठ है, तुम सच में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये कहकर वो उसके पेट को टच करने लगा। तो वही आशी को ऐसा लगा जैसे कि वो अभी के अभी सारांश का खून कर दे। उसने पूरी ताकत से सारांश को दूर धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, तुम अपने बच्चों के प्यार में इतनी ज्यादा अंधे हो गए हो कि तुमने मुझे ही पटक दिया। तुम बिल्कुल गधे हो। अगर मैं प्रेग्नेंट भी होंगी ना तो भी मैं बच्चों को एबॉर्ट करवा दूंगी। तुम जैसा सन की बाप नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चों के लिए। ये कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी और लड़खड़ाते हुए सीधे बेड पर गिर पड़ी। सारांश ये सब सुनकर गुस्से के साथ बोला, क्या कहा तुमने? तुम अबॉर्शन करवाओगी? मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुमने मेरे बच्चे को एबॉर्ट करवाया तो। देखो बहुत मुश्किल से मुझे खुशी मिली है, तुम एबॉर्ट नहीं करवा सकती। मैं उसके लिए दुनिया की सारी खुशियां इकट्ठी करके रखूंगा। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे शॉपिंग करवाऊंगी। मैं चाहता हूँ वो मेरी बेटी रहे। मैं उसे बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार दूंगा, उसकी केयर करूंगा। प्लीज जल्दी से मुझे मेरी बेटी दे दो। ये कहकर वो नीचे झुका और आशी के पेट पर किस करने लगा। आशी को समझ नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसे नहीं पता था कि उसका बोला गया गुस्से में दो लफ्ज उसके ऊपर इतना भारी पड़ेगा कि सारांश ऐसे पागल हो जाएगा। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, बस सब बहुत हो गया सारांश। अगर अब तुम मुझसे दूर नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगी। लेकिन सारांश पर असर ही नहीं हुआ। वो उसके पेट को लगातार किस करते हुए बोले जा रहा था, बच्चे जल्दी से ममा की टमी में अच्छे से ग्रो ऑफ करो और फिर बाहर डैडी के गोद में आ जाओ। आई प्रॉमिस डैडी तुम्हें बहुत प्यार देंगे। डैडी तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देंगे। कि अब आशी से कंट्रोल नहीं हुआ। उसने एक जोरदार किक सीधे सारांश के पेट में मारी और सारांश बिल्कुल दूर जा गिरा। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।